आज हम एक बहुत ही डरावनी और खतरनाक फिल्म के बारे में बात करेंगे। इसमें कुछ स्कूल के बच्चे अचानक ऐसे खेलों में फंस जाते हैं जिन्हें अजीब और ताकतवर लोग चला रहे होते हैं। ये खेल देखने में तो बचपन के खेल जैसे लगते हैं, लेकिन अगर कोई हार जाता है तो उसकी जान चली जाती है। एक लड़का इन खतरनाक खेलों से बचने और यह जानने की कोशिश करता है कि यह सब कर कौन रहा है। तो चलिए अब हम इस मजेदार कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें टोक्यो शहर में शून नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। वो बहुत होशियार और अक्लमंद है, लेकिन उसे स्कूल की जिंदगी बोरिंग लगती है, इसलिए वो भगवान से कुछ नया और मजेदार होने की दुआ करता है। एक दिन उसकी क्लास में दारुमा नाम की एक अजीब गुड़िया आ जाती है, जो इनके साथ एक मौत का खेल खेलना शुरू कर देती है, जिसे देख शून्य इतना परेशान हो जाता है कि उसे अपने सामने मौत नजर नहीं आती। वह डर के मारे लगभग मर ही जाता है, लेकिन किसी तरह बच जाता है। इसके बाद सबको समझ आता है कि वे तब तक हिल नहीं सकते जब तक दारुमा उनकी तरफ देख रही है। जैसे ही दारुमा दूसरी तरफ मुड़ती है, कुछ छात्र दरवाजे की ओर भागते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि जब तक यह खेल खत्म नहीं होता तब तक वे कमरे से बाहर नहीं जा सकते। जैसे ही कुछ छात्र बाहर जाने की कोशिश करते हैं, दारुमा पलटती है और दो बच्चों के सिर उड़ा देती है। यह देखकर सब डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। फिर एक और लड़का साटेक सभी को शांत करता है और उन्हें समझाता है कि वे दारुमा सांगा कुरांडा नाम के खेल में फंसे हुए हैं। इस खेल में दारुमा पहले अपनी पीठ करता है और धीरे धीरे एक लाइन बोलता है। जैसे ही वह बोलना खत्म करता है, वह पलटता है। अगर कोई उस समय हिलता है तो उसका सिर फूटकर लाल गेंदों में बदल जाता है, जिसे सुन सब फिर से डर जाते हैं। लेकिन साटेक उन्हें बताता है कि इस खेल को खत्म करने का एक तरीका है। वह कहता है कि दारुमा की पीठ पर एक बटन है, अगर कोई जाकर वो बटन दबा दे तो खेल खत्म हो जाएगा। फिर एक और छात्र ये सोचकर कि दारुमा बहुत धीरे बोल रहा है, चुपचाप उसकी ओर दौड़ पड़ता है ताकि जल्दी से बटन दबा सके और ये डरावना खेल खत्म कर सके। लेकिन तभी दारुमा अचानक बहुत तेजी से अपनी लाइन पूरी करता है और तुरंत पलटकर उस छात्र को देख लेता है। वह हिलता हुआ पकड़ा जाता है और शांत रहने या सोचने की जगह उसका सिर पॉपकॉर्न की तरह फट जाता है। तभी बाकी छात्रों की नजर दारुमा की पीठ पर लगे टाइमर पर पड़ती है। वे देखते हैं कि गेम खत्म होने में 1 मिनट से भी कम समय बचा है। यह देखकर सब और भी ज्यादा डर जाते हैं। तभी आखिर में कुछ छात्र हिम्मत जुटाकर दारुमा की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वह पकड़े जाते हैं और मारे जाते हैं। अब सिर्फ गेम में 10 सेकंड बाकी है और क्लास में शून और साटेक ही बचे होते हैं। वे तय करते हैं कि उन्हें भी चुनौती जीतनी है, इसीलिए साटेक नीचे झुककर शून्य को कूदने में मदद करता है। शून्य आखिर में जब सिर्फ 1 सेकंड बचा होता है, दारुमा की पीठ पर बटन दबा देता है, जिसे खेल खत्म हो जाता है। तभी दारुमा कहता है अब खेल खत्म हो गया, जिसे सुन शून्य और साटेक दोनों खुश होकर जश्न मनाते हैं। लेकिन तभी जब वे एक दूसरे को बधाई दे रहे होते हैं, साटेक का सिर अचानक फट जाता है, जिस पर दारुमा बताती है कि सिर्फ शून्य ने बटन दबाया था, इसलिए वही जीत का हकदार है। शून्य इस सब पर यकीन नहीं कर पाता और डर के मारे मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी दारुमा चुप्पी तोड़ता है और कहता है तू एक चूहा है और अब बिल्ली आ रही है। फिर अगले गेम का इशारा देते हुए लिविंग रूम का दरवाजा खुल जाता है। वहाँ शून्य की बचपन की दोस्त ईचा अकामोटो खड़ी होती है, जो बहुत डरी और हैरान लग रही थी। वह शून्य की मदद करना चाहती है। तभी शून्य उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। इस पर ईचा बताती है कि वह भी दारुमा वाले खेल में थी, लेकिन जब उसने बटन दबाया तो उसके सारे दोस्त एलिमिनेटेड हो गए। जब शून्य ने ये सुना तो उसने कहा कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फिर वह कहता है कि हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए, लेकिन जब वह अपना मोबाइल निकालता है तो पता चलता है कि फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। फिर भी शून्य कहता है कि हमें किसी तरह पुलिस को खबर देनी चाहिए और स्कूल से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन जब वह बाहर जाने की कोशिश करता है तो पाता है कि स्कूल के सारे दरवाजे बंद हैं, सिर्फ जिम्नेशियम का दरवाजा खुला है। जैसे ही शून्य और ईचा अंदर जाते हैं, उनके पीछे का दरवाजा भी बंद हो जाता है और वे फिर से फंस जाते हैं। लेकिन इस बार वे अकेले नहीं होते, वहाँ कई और छात्र भी होते हैं। कुछ बच्चों ने चूहे जैसी पोशाक पहनी होती है, जैसा कि दारुमा ने पहले कहा था। शून्य जमीन पर कुछ जापानी अक्षर देखता है और समझता है कि ये अगली चुनौती के नियम है। उसमें लिखा होता है कि बिल्ली को घंटी पहनानी होगी, यही अगला खेल है। फिर खेल शुरू होने वाला होता है। तभी एक छात्र सुझाव देता है कि सबको चूहे की पोशाक पहन लेनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा ये किसी को नहीं पता। इससे पहले कि वे कुछ और सोच पाते, जमीन उनके पैरों के नीचे से खुल जाती है और कोर्ट के बीच में एक बड़ी सी चमकदार मणि दिखाई देती है। तभी अचानक तेज म्यूजिक बजने लगता है और एक विशाल बिल्ली की मूर्ति दिखाई देती है। ये डरावनी बिल्ली चूहे की पोशाक पहने एक छात्र को निगलना शुरू कर देती है। यह देख बाकी सभी छात्र डर कर भागने लगते हैं। फिर वह बिल्ली ईचा की तरफ बढ़ती है, लेकिन उसे खाने के बजाय उसकी गर्दन स्प्रिंग जैसी फैलती है और वह बाकी छात्रों को निगलने लगती है। ईचा भागते हुए जमीन पर एक घंटी लुढ़कती हुई देखती है। उसी समय ताकाहा बिल्ली के गले में बंधी घंटी को देखकर पास ही लटके बास्केटबॉल हूप को नोटिस करता है। तब उसे समझ आता है कि जमीन पर लिखा संदेश क्या मतलब रखता है। फिर शून सबको घंटी के बारे में बताता है। बास्केटबॉल टीम का एक छात्र ईचा से कहता है कि वह घंटी उसकी तरफ फेंक दे। ईचा घंटी उठाकर
उसकी ओर फेंक देती है, लेकिन उसकी अच्छी कोशिश के बावजूद चीनी मिट्टी की बनी बड़ी बिल्ली गेंद को रोक लेती है और वापस उसकी ओर फेंक देती है। गेंद इतनी जोर से लगती है कि वह लड़का सीधे दीवार से टकरा जाता है। इसके बाद बिल्ली एक और छात्र को मार देती है और फिर शून ताकाहाटा की तरफ देखने लगती है, लेकिन शून ताकाहाटा पर हमला करने के बजाय वह किसी और चूहे की पोशाक पहने छात्र की ओर बढ़ जाती है। तब ताकाहाटा को समझ आता है कि ये बिल्ली सिर्फ चूहे की पोशाक पहने छात्रों को ही मार रही है। वह सबको अपनी पोशाक उतारने के लिए कहता है। जब सबको लगता है कि अब वे सुरक्षित हैं, तभी बीच में रखी मणि फिर से घूमने लगती है और अब वह सबको निगलने लगती है। छात्र डरकर कोर्ट के दूसरी तरफ भागते हैं। भागते भागते ईचा घंटी के पास गिर जाती है। उसे समझ आता है कि उनके पास अब सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। उसी वक्त बिल्ली उसके पास पहुंचती है और उसे खाने के लिए अपना बड़ा मुंह खोलती है। तभी शून्य चूहे की पोशाक पहनकर वहां आ जाता है। वह तेजी से इधर उधर भागने लगता है ताकि बिल्ली का ध्यान ईचा से हट जाए। उसका प्लान काम करता है और बिल्ली अब शून्य की तरफ ध्यान देती है। ताकाहाटा किसी से कहता है कि घंटी फेंको, लेकिन सभी डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ भी वैसा ही होगा जैसा पहले लड़के के साथ हुआ था, इसलिए कोई मदद नहीं करता। उसी समय शून्य को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अब जब वह चूहे की पोशाक पहने हुए है तो उसे समझ आता है कि वह बिल्ली की बात सुन और समझ सकता है। बिल्ली कह रही होती है कि उसकी पीठ में बहुत खुजली हो रही है और वह किसी से कह रही है कि कोई उसकी पीठ खुजला दे ताकि वह सो सके। अब जब शून्य को समझ आ जाता है कि बिल्ली को क्या चाहिए, वह तेजी से उसकी पीठ की तरफ दौड़ता है। वह रस्सियों को पकड़कर उसकी पीठ पर चढ़ जाता है ताकि जल्दी से उसकी खुजली मिटा सके और खेल खत्म किया जा सके। जैसे ही वह खुजाना शुरू करता है, बिल्ली को यह बहुत पसंद आता है और वह हमला करना बंद कर देती है। वह खुश होकर और ज्यादा खुजलाने की मांग करने लगती है। शून्य समझ जाता है कि अकेले वह यह सब नहीं कर पाएगा, इसलिए वह बाकी छात्रों से मदद मांगता है। ईचा तुरंत उसका साथ देने के लिए उसकी पीठ के पीछे कूद जाती है। फिर बाकी छात्र भी बिल्ली की पीठ पर चढ़ जाते हैं और सब मिलकर मिलजुल कर उसकी पीठ खुजलाते हैं जब तक कि बिल्ली सो न जाए। अब जब बिल्ली शांत हो जाती है तो ताकाहा घंटी उठाता है और जैसे ही बाकी छात्र पास आते हैं, वह उसे फेंकने की तैयारी करता है, लेकिन सब डरते हैं कि शायद जो घंटी फेंकेगा वही अकेला जिंदा बचेगा। इसीलिए वे सब बहस करने लगते हैं कि घंटी कौन फेंके। इतने में बिल्ली शोर सुनकर जाग जाती है और 2 छात्रों को एक साथ काट लेती है। अब उसे फिर से सुलाने का समय नहीं होता। तभी शून्य जल्दी से एक प्लान बनाता है और सोचता है कि वह एक फटी हुई बास्केटबॉल लेकर कुछ अलग तरीका आजमाएगा। फिर वह ईचा से कहता है कि वह घंटी लेकर उसके साथ लॉकर रूम चले। फिर थोड़ी देर बाद दोनों वापस आते हैं। चूहे की पोशाक पहने हुए एक के पास गेंद और दूसरे के पास घंटी होती है। वे दोनों अलग अलग दिशाओं में भागते हैं ताकि बिल्ली कंफ्यूज हो जाए कि किसकी तरफ ध्यान दे। बिल्ली इधर उधर देखती रहती है और तय नहीं कर पाती कि किस थ्रो को रोके। जब शून्य बास्केटबॉल की ओर दौड़ता है तो गलती से वह दिखा देता है कि गेंद उसी के पास है। यह देखकर बिल्ली ईचा की तरफ ध्यान देना छोड़ देती है और शून्य की ओर ध्यान देती है, लेकिन ये सब शून्य की प्लानिंग का हिस्सा था। ताकाहाटा यह मौका देखकर कहता है कि असली घंटी तो फटी हुई गेंद के नीचे छुपी हुई है। फिर वह जोर से गेंद को बिल्ली की ओर फेंकता है। बिल्ली को लगता है कि यह सिर्फ गेंद है, लेकिन गेंद के साथ घंटी भी होती है। फिर भी उसका निशाना थोड़ा चूक जाता है और सबको लगता है कि वे गेम हार गए हैं। लेकिन तभी अमाया नाम का एक ताकतवर छात्र बिल्ली की पीठ पर अचानक दिखता है। वह गेंद को उठाकर बास्केट में जोर से डालता है और आखिरी सेकंड में गेम जीत लेता है। फिर अचानक बीच में रखी बड़ी मणि रुक जाती है और कुछ सेकंड बाद फिर से चालू होती है। इसके बाद अमाया, शून्य और ईचा को विजेता घोषित किया जाता है, लेकिन किसी और का नाम नहीं लिया जाता, जिसे देख ताका हैरान होता है और सोचता है कि बाकी छात्रों को क्या हुआ। तभी वह देखता है कि अमाया उन सभी को लोहे की छड़ से मार रहा है। वह पूरी तरह पागल हो चुका होता है। फिर अमाया शून्य और ईचा की तरफ बढ़ता है और कहता है कि उन्हें भगवान ने चुना है, इसलिए सिर्फ वे ही जिंदा रहने के लायक हैं। यह सब सुनकर ईचा उसे साफ शब्दों में जवाब देती है और कहती है कि वह पूरी तरह पागल हो गया है और उसे खुद की तुलना शून्य से नहीं करनी चाहिए। अमाया को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह ईचा की तरफ गुस्से में बढ़ता है, लेकिन शून्य को उसे रोकना पड़ता है। उसी समय बिल्ली गैस छोड़ना शुरू कर देती है और जहरीले धुएं से तीनों कुछ ही सेकंड में बेहोश हो जाते हैं। इस बीच पूरी दुनिया में लोग इन अजीब चुनौतियों के बारे में सुनने लगे हैं। न्यूज चैनलों पर ये खबरें दिख रही हैं कि कई युवा अचानक गायब हो गए हैं और आकाश में बड़े बड़े उड़ते हुए क्यूब्स दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं क्यूब्स में से एक के अंदर शून्य होश में आता है और हैरान रह जाता है जब वह अपने एक पुराने स्कूल के दोस्त को वहां मजाक करते हुए देखता है, जिसका कुछ साल पहले ट्रांसफर हो गया था। ताकाहा भी कमरे में 2 और छात्रों को देखता है। ये दोनों भी अपने अपने स्कूलों में दारुमा और मणि वाले खतरनाक खेलों से बच चुके हैं। जब ये तीनों एक दूसरे से बात करते हैं तो ताकाहा को पता चलता है कि कमरे में मौजूद सभी छात्रों के नाम टी अक्षर से शुरू हो रहे हैं। वह सोचता है कि शायद बाकी बचे छात्रों को भी नाम के पहले अक्षर के हिसाब से अलग अलग कमरों में रखा गया है। ये बात सुनकर शून्य को अचानक ईचा की याद आती है। उसे याद आता है कि ईचा का उपनाम अकामोटो है जो ए से शुरू होता है। तब वह डर
जाता है कि कहीं ईचा अमाया के साथ उसी कमरे में तो नहीं है। लेकिन जब वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो पाता है कि दरवाजा पूरी तरह से बंद है और वह कुछ भी नहीं कर सकता। फिर भी वह उम्मीद करता है कि शायद कोई उसकी आवाज सुने। शून्य का दोस्त ताकाहाटा दरवाजा खटखटाने लगता है, लेकिन तभी टायरा नाम का एक और छात्र उसे रोक देता है। टायरा बहुत घमंडी और होशियार लड़का होता है। टायरा कहता है कि कोई हमारी मदद करने नहीं आने वाला। फिर वह एक होलोग्राम ऑन करता है जो दुनिया भर में दिख रहे उड़ते क्यूब्स की रिपोर्ट दिखाता है। इससे पता चलता है कि वे सब अंदर फंसे हुए हैं और उनके पास बस अगली चुनौती का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसी समय अचानक दरवाजा खुद ब खुद खटखटाने लगता है और फिर रहस्यमयी ढंग से खुल जाता है। फिर 4 कठपुतलियां कमरे में आते हैं। कमरे में 4 टोटेम रखी होती हैं और उनमें से एक टोटेम टायरा को खेलने के लिए बुलाता है। टायरा बहुत आत्मविश्वास में होता है, इसलिए वह बिना कुछ सोचे खेल के लिए हाँ कर देता है। जैसे ही पहला खिलाड़ी चुना जाता है, वहाँ मौजूद कठपुतलियां खेल के बारे में जानकारी देती हैं। वे बताती हैं कि यह एक पारंपरिक खेल है जिसका नाम है कगुमे। इस खेल में एक खिलाड़ी को आंखों पर पट्टी बांधकर कठपुतलियों के घेराव के बीच में बैठाया जाता है। फिर कठपुतलियां उसके चारों ओर घूमते हुए एक खास गीत गाती हैं। जब गीत खत्म होता है तो कठपुतलियां खिलाड़ी को 10 सेकंड का समय देती हैं ताकि वह अनुमान लगाए कि उसके पीछे कौन खड़ा है। अगर जवाब गलत निकला तो वह खेल से बाहर हो जाएगा। टायरा को लगता है कि यह खेल बहुत आसान है, इसलिए वह जोश में अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और खुशी खुशी जमीन पर बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही कठपुतलियां गाना बंद करती हैं, वह घबरा जाता है और गलत जवाब दे देता है। उसकी गलती की सजा देने के लिए एक कठपुतली अपनी आंखें खोलती है और उसकी आंखों से एक चमकदार किरण निकलती है। यह किरण टायरा के शरीर पर कब्जा कर लेती है और वह जमीन पर तब तक अपना सिर मारता है जब तक उसकी खोपड़ी टूट नहीं जाती और उसकी मौत हो जाती है। पहले खिलाड़ी की हार के बाद कोकेशियन लोग अब टीए नाम की लड़की को खेलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वह बहुत डर जाती है और मना कर देती है। तभी एक गुड़िया कहती है कि अगर उसने नहीं खेला तो वैसे भी वह बाहर कर दी जाएगी। ये सुनकर लड़की खेलने के लिए मान जाती है ताकि उसे कम से कम एक मौका मिल सके। जब उसकी बारी आती है कि वह बताए कि उसके पीछे कौन खड़ा है, तो वह इतनी डरी होती है कि 10 सेकंड से ज्यादा समय ले लेती है। नियम के अनुसार वह समय पार करने की वजह से खुद ब खुद हार जाती है। डरी हुई टीए वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कोकेशियन उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। फिर वे उसके सिर पर एक तेज रोशनी फेंकते हैं, लेकिन इस बार टायरा की तरह सिर पर चोट नहीं दी जाती, बल्कि हर गुड़िया उसका एक एक पैर पकड़कर खींचती है और उसका शरीर 2 हिस्सों में फट जाता है। एक और छात्रा की हार के बाद कोकेशी अब टो नाम के छात्र को खेलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन शून्य उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि उसका दोस्त यह खेल नहीं जीत पाएगा, इसलिए वह खुद उसकी जगह खेलने की पेशकश करता है। अब शून्य अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कमरे के बीचों बीच बैठ जाता है। वह ध्यान से कोकेशी के गाने को सुनता है। जब गाना खत्म होता है और शून्य से पूछा जाता है कि उसके पीछे कौन है, तो वह थोड़ी देर सोचता है और टाइम ज्यादा ले लेता है। तभी एक टोटेम कहता है समय समाप्त हो गया, लेकिन उसी पल शून्य जोर से चिल्लाकर सही जवाब दे देता है और बताता है कि उसके पीछे कौन है। लेकिन गुड़िया फिर दोहराती है कि समय खत्म हो गया है, लेकिन शून्य कहता है कि उसने पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड कर ली है और ये साबित कर सकता है कि उन्होंने उसे सिर्फ 6 सेकंड ही दिए थे, यानी उसने समय के अंदर सही उत्तर दिया है। जिसे सुन सभी गुड़िया थोड़ी हैरान और जिज्ञासु हो जाती हैं और पूछती हैं कि उसने इतना सटीक उत्तर कैसे दिया, जिस पर शून्य जवाब देता है कि पिछले 2 राउंड में उन्होंने एक जैसी स्थिति बनाई थी और हर बार वही गुड़िया थी जो समय समाप्त कहती थी, इसलिए उसे बस ये जानना था कि वह गुड़िया कहाँ खड़ी है। जब उसने बोलना शुरू किया तब शून्य को बाकी सभी की जगह का अंदाजा हो गया और उसने सही जवाब दे दिया। फिर 10 सेकंड से भी कम समय में सारी गुड़िया धूल में बदल जाती है और उनकी राख से एक चाबी बाहर आती है। शून्य और उसके साथी वह चाबी उठाते हैं और कमरे से बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकलते हैं, उन्हें एक और छात्र मिलता है जिसके पास भी एक चाबी है और एक दूसरी डरावनी गुड़िया उसका पीछा कर रही होती है। वह डरा हुआ छात्र उन्हें चेतावनी देता है कि यह नई गुड़िया अकेले चलने वाले छात्रों का पीछा करती है और उनसे कहता है कि सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, और फिर वह खुद भी उनके साथ जुड़ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद टोटेम पास आता है। जब वह देखता है कि वे तीनों सच में साथ हैं, तो वह किसी और अकेले छात्र को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब शून्य, ताकाहा और तीसरे लड़के के पास 2 चाबियां होती हैं। वे क्यूब के गलियारों से होकर आगे बढ़ते हैं। तभी वे किसी की चीख सुनते हैं और दौड़कर उस आवाज की तरफ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये आवाज ईचा की है, जिसका पीछा वही डरावनी गुड़िया कर रही होती है। ईचा अपने दोस्त को आवाज लगाती है। शून्य बाकी 2 का हाथ छोड़ देता है और तेजी से ईचा की तरफ कूदता है। वह उसे उस वक्त पकड़ लेता है जब वह बस अगले गलियारे में अकेले जाने ही वाली थी, जिससे गुड़िया उसे पकड़ सकती थी। वहीं दूसरी तरफ 2 और छात्रों को एक दीवार में एक बड़ा लकड़ी का चेहरा दिखता है। उस चेहरे के माथे पर एक काउंटर और 7 ताले लगे होते हैं जहां चाबियां लगाई जा सकती हैं। फिर शोर सुनकर शून्य और उसके दोस्त दौड़कर वहां पहुंचते हैं और उन दोनों छात्रों से मिल जाते हैं। जब वे सब मिलकर चाबियां गिनते हैं तो पता चलता है कि उनके पास कुल
कुल मिलाकर 4 चाबियां हैं और अभी भी 3 चाबियां कम हैं। उन्हें अगली चुनौती पर जाने के लिए सभी 7 चाबियां चाहिए होती हैं, लेकिन उनके पास अब सिर्फ 2 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय बचा होता है, इसलिए सभी मायूस हो जाते हैं। तभी अचानक किसी के पैरों के पास 3 और चाबियां फेंकी जाती हैं। फिर अमाया वहां आता है और उसके साथ एक और छात्र होता है जिसका वह इस्तेमाल कर रहा था ताकि अकेले न रहे और डरावनी गुड़िया उसका पीछा न करे। अब जब सारी चाबियां मिल गई हैं और वे अगले राउंड में जा सकते हैं, तभी अमाया उस छात्र को धक्का देकर भगा देता है जैसे वह कोई कीड़ा हो। फिर वह बाकी छात्रों से कहता है कि क्या वह उनके साथ जुड़ सकता है, क्योंकि अगली चुनौती पर जाने के लिए सबको चाबियां चाहिए होती हैं। वे उसकी बात मान लेते हैं। फिर सभी 7 चाबियां उस लकड़ी के बड़े सिर में लगाते हैं जिससे अगला रास्ता खुल जाता है। अब वह विशाल सिर बोलता है और कहता है कि सभी को अपने कपड़े बदलने होंगे। इसके बाद वह पीछे हटता है और एक सुरंग खुल जाती है। सभी छात्र उस सुरंग से होकर चलते हैं और एक बर्फ से ढके नए इलाके में पहुंचते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, उन्हें जमीन हिलती हुई महसूस होती है। फिर थोड़ी ही देर में वे देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ध्रुवीय भालू स्नोबोर्डिंग कर रहा है और करतब दिखा रहा है। भालू अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद बोलता है कि उसे झूठ से नफरत है, इसलिए उसकी अगली चुनौती यह है कि सभी को जो भी सवाल पूछे जाए उनका पूरी ईमानदारी से जवाब देना होगा। भालू कहता है कि अगर किसी ने झूठ बोला तो वह उन्हें चेतावनी देगा और फिर बाकी समूह को तय करना होगा कि उनमें से झूठा कौन है। फिर अगले राउंड में जब सभी नियमों को समझ लेते हैं और झूठ बोलने वाले को पहचानने के लिए तैयार हो जाते हैं, तभी भालू पहला सवाल पूछता है कि आपका पसंदीदा खाना क्या है। यह आसान सवाल सुनकर सभी थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन भालू सूंघने लगता है और कहता है कि उसे हवा में झूठ की बदबू आ रही है। वह बोलता है कि किसी ने झूठ बोला है और अब उनके पास 2 मिनट हैं ये तय करने के लिए कि उस झूठ को किसने बोला है। फिर 1 मिनट तक सभी एक दूसरे से बहस करते हैं और आखिर में ज्यादातर लोग उस लड़के की ओर इशारा करते हैं जिसने पहले शून्य को मारने की कोशिश की थी। इसके बाद भालू उस लड़के को अपने पंजे से उठाता है और इतनी जोर से दबाता है कि उसका शरीर कुचल जाता है। इस तरह पहला राउंड खत्म हो जाता है। अब भालू अगला सवाल पूछता है, क्या आप शून्य को पसंद करते हैं? इस पर ईचा कहती हैं कि वे शून्य से प्यार करती हैं। अमाया भी कहता है कि वह शून्य को पसंद करता है। सभी के जवाब देने के बाद भालू कहता है कि इन तीनों में से किसी एक ने झूठ बोला है। यह सुनते ही ईचा तुरंत अमाया पर आरोप लगाती है। वह कहती है कि अमाया पहले उन्हें मारने की कोशिश कर चुका है, इसलिए वही झूठ बोल रहा है, जिसे सुन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी शून्य सोच में पड़ जाता है। वह हैरान होता है कि कोई जानबूझकर झूठ क्यों बोलेगा, जबकि उसे पता है कि अगर झूठ पकड़ा गया तो जान भी जा सकती है। तभी भालू हंसता है और कहता है, अब तुम्हें समझ आया। फिर वह बताता है कि उनके बीच कोई ऐसा है जो इंसान नहीं है बल्कि उसका नौकर है, जो इंसान की तरह बनकर आया है और सबको धोखा देने के लिए झूठ बोल रहा है। यह सुनकर दूसरे स्कूल से आए 2 छात्र सोचते हैं और नतीजे पर पहुंचते हैं कि वह धोखेबाज टोस से ही हो सकता है, क्योंकि शून्य, ईचा और अमाया ये तीनों एक ही स्कूल से हैं और पहले से एक दूसरे को जानते थे। टोसे अकेला ऐसा है जो अलग स्कूल से आया है और वह उनके साथ रास्ते में मिला था, इसलिए वे मानते हैं कि वही भालू का नौकर हो सकता है। लेकिन जब टोसे पर आरोप लगे तो ईचा और शून्य ने उसका बचाव करने की कोशिश की, लेकिन बाकी छात्र उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। इसके बाद भालू ने उसे मार डाला। उसका शरीर कुचल गया और सिर्फ खून का ढेर रह गया। फिर भालू अगला सवाल पूछने ही वाला था कि तभी शून्य बोल पड़ा। उसने कहा कि अब उसे पता चल गया है कि असली गद्दार कौन है। ये सुनकर भालू रुक गया और शून्य से सुनने लगा। शून्य ने सबको चौंका दिया। जब उसने भालू पर ही झूठ बोलने का आरोप लगाया, वह कहता है कि उसकी दोस्त ने उसे इशारा दिया कि जब लड़की मरी थी तब उसका खून भालू की मुट्ठी पर गिरा और सफेद रंग हट गया। तभी पता चला कि भालू असल में सफेद नहीं बल्कि काला है, मतलब उसने अपने रंग को लेकर झूठ बोला था। शून्य ने कहा कि अगर भालू ने अपने रंग के बारे में झूठ बोला तो बाकी सब भी झूठ हो सकता है। असल में भालू ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया था कि उनके बीच कोई गद्दार है ताकि वे एक दूसरे को मार दें। शून्य को समझ आ गया कि ये सब सिर्फ छात्रों को खत्म करने की एक चाल थी। जब भालू को पता चलता है कि उसका झूठ पकड़ा गया है तो वह बहुत गुस्से में आ जाता है और छात्रों पर हमला कर देता है। वह उन पर कूदकर उन्हें कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी भालू पास ही के गर्म पानी के झरने में गिर जाता है। इस झरने का पानी इतना गर्म होता है कि उसका पूरा शरीर जलने लगता है, अंदर से बाहर तक। फिर आखिरकार भालू हार मान लेता है और जो छात्र बचे होते हैं उन्हें अगली चुनौती के रास्ते के बारे में बताता है। अब छात्र एक नए जगह पर पहुंचते हैं जहां बहुत सारी गुड़ियां उनका स्वागत करती हैं। गुड़ियां बताती हैं कि उनकी अगली और आखिरी चुनौती किक द कैन नाम का एक खेल है जो अंडरवर्ल्ड में लुका छिपी जैसा होता है। इस खेल में एक खिलाड़ी को अकुमा चुना जाएगा। उसे सबसे पहले एक ऊंचाई पर रखे गए कैन को नीचे लाकर एक गोले के बीच में रखना होगा। जब अकुमा ये काम करेगा तब बाकी सभी खिलाड़ियों को जल्दी से कोई छिपने की जगह ढूंढनी होगी। अगर वे लोग सूरज डूबने तक छिपे रह जाते हैं तो वे जीत सकते हैं। दूसरी ओर अकुमा तभी जीत सकता है जब वह हर एक छिपे हुए खिलाड़ी को ढूंढ ले और उसका नाम जोर से चिल्लाए। इसके बाद उसे उस कैन पर पैर रखना होगा। जब अकुमा किसी खिलाड़ी को ढूंढकर कैन पर पैर रख देता है तो वो खिलाड़ी पकड़ा जाता है और खेल खत्म होने तक एक बंद कमरे में कैद कर दिया जाता है। तभी गुड़ियां
बताती हैं कि अगर किसी को पकड़ा भी गया हो तो उसे बचाया जा सकता है अगर कोई और खिलाड़ी कैन को लात मार दे। ऐसा करने से अकुमा हार जाता है और सभी कैद खिलाड़ी आजाद हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक खतरा है। गुड़ियों ने बताया कि उस कैन में बम लगा है। जैसे ही कोई उसे लात मारेगा, बम फट जाएगा और जो भी उसे मारेगा वह मारा जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई अपने दोस्तों को बचाना चाहता है तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। फिर खेल के नियम समझाए जाते हैं। छिपे हुए खिलाड़ियों को सूरज ढलने तक छिपे रहना है और अकुमा को 3 लोगों को पकड़ना है। फिर उसे बाकी बचे खिलाड़ी को कैन को लात मारने से रोकना है। जब सबको खेल का नियम समझ आ जाता है तब एक गुड़िया अपने मुंह से लकड़ी की छड़ियां निकालती है ताकि लॉटरी से अकुमा को चुना जा सके। बदकिस्मती से छड़ी खींचकर जो अकुमा बनता है वो अमाया होता है, जो उन सब में सबसे खतरनाक और पागल होता है। उसे पता है कि यह खेल कितना मुश्किल और खतरनाक होने वाला है। बाकी खिलाड़ी अपनी जगह पर तैयार खड़े रहते हैं और गुड़ियों के निर्देश का इंतजार करते हैं। लेकिन जैसे ही खेल शुरू होता है अमाया अचानक एक खिलाड़ी को कैन पर लात मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। इससे बाकी लोगों को छिपने का मौका ही नहीं मिल पाता। अमाया खुद कैन उठाकर उसे घेरे के बीच में रखता है और छिपे हुए लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है। वह जल्दी ही दूसरे स्कूल के 2 छात्रों को ढूंढ लेता है। जैसे ही वे लोग छिपने की कोशिश करते हैं वो खुद को बचाने के लिए अमाया से लड़ते हैं। लेकिन अमाया बहुत ताकतवर होता है, इसलिए दोनों मिलकर भी हार जाते हैं। उन्हें पकड़ लिया जाता है और एक बंद कमरे में डाल दिया जाता है। तभी थोड़ी दूर से इच्छा अमाया को देखती है कि वह कैन पर पैर रख रहा है, लेकिन लापरवाही से इच्छा को देख लेता है और अकुमा को इच्छा और ताकाहाटा की जगह का पता चल जाता है। अब शून को पता है कि अमाया उसकी तरफ आ रहा है तो वह एक भारी चीज से एक रस्सी बांधता है और धीरे धीरे नीचे की ओर उतरने लगता है ताकि कैन तक पहुंच सके और अपने दोस्तों की मदद कर सके। उधर अमाया उस जगह दौड़कर पहुंचता है जहां उसने ईचा को देखा था और दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है ताकि अंदर जा सके। ईचा समझ जाती है कि अब वे दोनों एक साथ नहीं भाग सकते, इसलिए वह समय बचाने के लिए खुद ही बाहर निकल जाती है ताकि अमाया को कहीं और भेजा जा सके। लेकिन जैसे ही ईचा बाहर आती है अमाया उसका नाम नहीं बोलता और कैन की ओर नहीं जाता बल्कि उसे मारकर बेहोश कर देता है और फिर शून्य को खोजने के लिए ऊपर चढ़ जाता है। वहां वह सिर्फ वही रस्सी पाता है जिससे शून्य नीचे उतरा था। इस बीच ताकाहाटा सोचता है कि अब शायद शून्य कभी ऊपर नहीं आएगा। तभी अमाया उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने पहले ही 3 लोगों को पकड़ लिया है, इसीलिए अब वे दोनों दोस्त बन सकते हैं और मिलकर जिंदा रह सकते हैं। लेकिन ताकाहाटा जानता है कि अमाया झूठ बोल रहा है। उधर शून्य कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करता है जिससे वह अपनी रक्षा कर सके। उसे कुछ लोहे के कवच मिलते हैं। सूरज डूबने के करीब है, इसलिए वह जल्दी से उन्हें पहन लेता है और छिपने की जगह से बाहर आ जाता है। अब शून्य कैन को लात मारना चाहता है लेकिन कवच बहुत भारी है जिससे वह ठीक से चल नहीं पा रहा। फिर भी वह हिम्मत करके अमाया के सामने आ जाता है और जानबूझकर अपनी तलवार जमीन पर गिरा देता है। अब वह किनारे के पास फंसा हुआ है और पूरी तरह असहाय और रक्षाहीन है, क्योंकि वह तब तक किसी को नहीं पकड़ सकता जब तक उसका चेहरा न देख ले। अमाया इस मौके का फायदा उठाता है और ताकाहाटा का हेलमेट उतार देता है। फिर कैन पर पैर रखने से पहले उसकी योजना का मजाक उड़ाता है। लेकिन जैसे ही अमाया कैन की ओर बढ़ता है उसे महसूस होता है कि उसकी कमर से कोई जंजीर बंधी हुई है। तभी उसे समझ में आता है कि यह सब शून्य की चाल थी। दरअसल शून्य ने छिपने से पहले एक जंजीर को अपने कवच से जोड़ दिया था और जैसे ही अमाया ने उसका हेलमेट उतारा उसने दूसरी तरफ की जंजीर चुपचाप अमाया की कमर से बांध दी थी। अब अमाया कैन तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि वह बंधा हुआ है। जीत से एक कदम दूर होते हुए भी वह हार चुका है। तभी ताकाहाटा खुद को किनारे से समुद्र में फेंक देता है और अमाया को अपने साथ घसीट लेता है। अमाया को खुद को डूबने से बचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शून्य पानी को छूने का इंतजार करता है और फिर जल्दी से अपने भारी कवच से बाहर निकल आता है। इसके बाद वह दीवार पर चढ़ जाता है और कैन की तरफ बिना किसी रुकावट के दौड़ सकता है। उधर अमाया जैसे तैसे पानी से बाहर आता है और भीगे हुए भारी कवच को ऊपर खींचता है। शून्य बहुत थका हुआ होता है लेकिन फिर भी उसमें इतनी ताकत बची होती है कि वह कैन तक दौड़ सके। तभी आखिर में अमाया भी कैन की ओर दौड़ता है, लेकिन शून्य उससे पहले पहुंचकर कैन को लात मार देता है जिससे उसके सभी दोस्तों की जान बच जाती है। सभी लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि कैन में धमाका होगा, इसलिए वे खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ सेकंड बीतने के बाद भी कुछ नहीं होता। फिर अचानक आसमान में अंधेरा छा जाता है और गुड़िया शून्य को विजेता घोषित कर देती है। वे यह भी बताती हैं कि उन्होंने खेल को ज्यादा डरावना और मजेदार बनाने के लिए कैन में धमाके की बात झूठ में कही थी। अमाया जो हार चुका है वह बहुत निराश होता है और धीरे धीरे कराहने लगता है और कहता है कि अब उसकी मौत तय है। लेकिन गुड़िया उसे समझाती हैं कि यह पूरी चुनौती बस एक खेल थी और किसी को मरना नहीं है। जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं उन्हें इनाम के रूप में जिंदा रहने दिया जाएगा। गुड़िया सभी बचे हुए लोगों को एक एक आइसक्रीम देती है और कहती है कि जाने से पहले उन्हें यह खा लेनी है। फिर शून्य ईचा के साथ बैठकर भविष्य की बातें करता है और आइसक्रीम खाने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद शून्य आइसक्रीम की स्टिक पर कुछ लिखा हुआ देखता है। वह बहुत खुश होता है और ईचा के साथ
जश्न मनाने लगता है, यह सोचकर कि उसे कोई इनाम मिला है। लेकिन तभी वह देखता है कि इच्छा रो रही है और तभी उसे सच्चाई का एहसास होता है कि उसकी आइसक्रीम की स्टिक पर लिखा है, तुम बाहर हो गए हो। फिर गुड़िया दोबारा बोलती है और बताती है कि अब तक की हर चुनौती में अलग अलग कौशल की जरूरत थी, ताकत, बुद्धि, सच्चाई आदि, लेकिन आखिर में जो सबसे जरूरी है वो है किस्मत। गुड़िया बताती है कि सबकी आइसक्रीम स्टिक पर उनका भाग्य लिखा हुआ था, कौन बचेगा और कौन नहीं। शून्य जब ईचा की स्टिक देखता है तो उसे पता चलता है कि वही भाग्यशाली था और वह जिंदा रहेगा। लेकिन अब ईचा की जगह अमाया उसके साथ स्कूल लौटेगा, क्योंकि यह फैसला पहले ही हो चुका था। इसके बाद ईचा और बाकी दो छात्र धीरे धीरे गुड़ियों में से एक से टकराते हैं, जो उनके शरीर पर लेजर फायर करती है। इससे उनके शरीर गायब हो जाते हैं और बस उनकी आत्मा की परछाई बाकी रह जाती है। जब आखिरी चुनौती खत्म हो जाती है तो अमाया और ताकाहाटा को उड़ते हुए एक क्यूब में वापस टोक्यो शहर ले जाया जाता है। जैसे ही लोग देखते हैं कि ये दो छात्र जिंदा लौटे हैं तो वे उन्हें पूजने लगते हैं और उन्हें भगवान के बच्चे कहकर बुलाते हैं। तो यह थी इस फिल्म की पूरी कहानी। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं।